गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पॉल्यूशन के जो विभाग होते हैं, जो पार्ट्स हैं, उसके एयर पॉल्यूशन का हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन का ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आइए देखते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, तो हम जानते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करता है जो हमें एयर पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है। बट एक प्रकार के साथ साथ a number of mechanism that help in protecting us from air pollution. As we know, we have this in respiratory system, हमारे ये लंग्स हैं, इसके साथ साथ जो हार्ट है, उसमें रेस्पिरेटरी से जो भी एयर पास होती है, उस एयर को फिल्टर करने का काम, एयर को फिल्टर करने के साथ साथ जो ब्लड को पंप करने का काम हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। अगर हम देखें इस केस में, तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी हमारे एनवायरनमेंट से ओजोन की स्मोग हो, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हों, अगर ये रिफ अ, इसका इन्हेल हम लोग करते हैं, तो क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हमारा जो हेड, उसमें इतनी सारी चीज़ों से हेडेक हो सकता है। बर्निंग आईज़ हो सकती हैं, थ्रॉट, इरिटेबल म्यूकस मेम्ब्रेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, कफिंग, अस्थमा अटैक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है जब हम इन्हेल करेंगे, और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, प्लुमिनरी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हार्ट अटैक बढ़ सकता है, और इस प्रकार से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं चिल्ड्रंस को, टीन्स को, और ऐसा व्यक्ति जो 65 साल से ऊपर है उसको इफ़ेक्ट करता है एयर पॉल्यूशन। और जो अब बाहर एक्सरसाइज करता है, काम करता है, पीपल विथ एग्जिस्टिंग लंग्स डिजीज, जिनके पास पहले से लंग की प्रॉब्लम है, उन सभी को एयर पोल्यूशन अफेक्ट करेगा। अगर हम अपने मैकेनिज्म की बात करें, तो हमारे नाक के अंदर का जो हेयर होते हैं, वो लार्ज पार्टिकल को फिल्टर करने के काम आते हैं, और हमारा जो म्यूकस है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स पे उस वो म्यूकस छोटे-छोटे स्मॉल पार्टिकल्स और डिसॉल्व्ड गैसेस को, जो पॉल्यूटेंट्स फॉर्म में हो, उन्हें कैप्चर कर लेता है। जब हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जब वो पॉल्यूटेंट्स उसमें होगा तो हमें स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, और वो कंटामिनेटेड एयर और म्यूकस को बाहर फेंक देगा, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा बहुत जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, काफ़ी मैकेनिज्म इसके अंदर होती हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग और एक्सपोजर टू एयर पोल्यूटेंट्स अगर हो, दैट कैन ओवरलोड और ब्रेक डाउन दीज नेचुरल डिफेंसेस, दैट causing or contributing to diseases such as lung cancer, asthma, chronic bronchitis, and emphysema. Elderly people, infants, pregnant women, and people with heart disease, asthma, or other respiratory disease are essentially vulnerable to air pollution. अब हम बात करते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से क्या हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग एक प्रकार का जो पार्ट है, एक प्रकार की कंडीशन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को खास तौर पे एक्सपोजर को बढ़ाती है। एक्सपोजर टू एयर containing even 0.001% of carbon monoxide for several hours, that can cause collapse, coma, and even death. स्मोकिंग से कौन कौन से रिस्क होते हैं? स्मोकिंग कैन डैमेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट कैन कॉज कैंसर एंड एज वेल एज द क्रोनिक डिजीजेस। हेड और नेक में कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, गम इन्फेक्शन हो सकता है क्रोनिक डिजीज में, और हमारे शरीर के ये पार्ट्स को, लंग्स को, ल्यूकेमिया में कैंसर हो सकता है, स्टोमक में कैंसर हो सकता है, किडनी, पेनक्रियास, कोलोन, गॉल ब्लैडर, सर्वाइकल कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। aortic aortic capture, heart disease, pneumonia, hardening of the arteries, क्रोनिक लंग डिजीज और अस्थमा, और ये फर्टिलिटी को कम कर सकता है स्मोकिंग, हिप फ्रैक्चर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होती हैं। और हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कोमा तक पहुंचा सकता है,
और डेथ तक पहुंचा सकता है, वो सिगरेट स्मोकिंग से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच टू द हीमोग्लोबिन इन ब्लड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट accumulates and reduces the oxygen carrying capacity of blood. This impairs perception and thinking, slows reflexes and causes headaches, drowsiness, dizziness or nausea. Carbon monoxide in heavy traffic causes headache, ड्राउजीनेस, ब्लड विजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेडली ऑक्सीजन डेडली गैस है, पॉल्यूटेंट्स है, जो अगर कहीं से भी हम इनहेल करें तो हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। अब हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, थोड़ा और समझते हैं। तो नेजल कैविटी प्लस पैरानेसल साइनसिस हो सकता है, नॉस्ट्रिल जो है हमारी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे उसमें लैरिंक्स होता है, ऑरल कैविटी होती है, ट्रैकिया है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस है और कैरिना ऑफ ट्रैकिया है, राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स हैं, डायफ्राम है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जब भी इसमें किसी भी गैस का इरिटेशन होता है तो उसकी जो रेस्पिरेटरी टिश्यूज हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। लाइक वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड, अगर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड हो, इट इरिटेट्स रेस्पिरेटरी टिश्यूज। Chronic exposure to cause a condition similar to bronchitis. It is also reactive with the oxygen and other material in the form of in the air to form sulfur containing acids. Acids can become attached to the particles which when inhaled are very corrosive to the lung. नाइट्रोजन ऑक्साइड में खास तौर पे NO2 वो इरिटेट करता है लंग्स को, एग्रेवेट करता है अस्थमा को, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को और साथ-साथ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को, जैसे इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड्स है, उसको इंक्रीज़ करता है। मीन्स अगर इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स हम इन्हेल कर रहे हैं, ऐसी एरिया में हम लोग रहते हैं जहाँ पे इनका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स बीमार पड़ जाएँगी। सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात करें तो वो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा क्रिएट करता है। एक्सपोज़र टू दीज़ पार्टिकल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट डैमेजेस लंग टिश्यूज़ and contributes to the development of chronic respiratory diseases and cancer. कुछ हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन या फॉर्मल्डिहाइड, कुछ टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं लेड और कैडमियम, वो म्यूटेशन को कॉज करते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, साथ साथ में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ओजोन जो कि लोअर लेयर पे रहती है, इन्हेल करते हैं तो वो क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट है। कफिंग सी इन्हेलेंस, उसको इन्हेल करने से होती है, चेस्ट पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, आई में इरिटेशन होती है, नोज और थ्रोट में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल गैस का जो पॉल्यूटेंट है वो ह्यूमंस के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को राइज करता है। प्लांट्स में अगर हम इस गैसियस पॉल्यूटेंट्स की इफ़ेक्ट की बात करें, तो ये ख़ास तौर पे प्लांट्स के जो लीफ हैं, उनके पोर्स में एंटर करता है, उनकी लीव्स को डैमेज कर देता है, क्रॉप प्लांट को डैमेज कर देता है और अगर इस तरीके से बहुत एक्सपोज़र हो एयर पॉल्यूटेंट्स का, दे कैन ब्रेक डाउन द वैक्सी कोटिंग इन अ हेल्थ प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस and leads to damage from the disease, pest, drought, and frost. Such exposure interferes with the photosynthesis, plant's growth, plant की growth रुक जाएगी, reduces nutrient uptake and causes leaf to turn yellow। अगर पेड़ पौधे पीले पड़ रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट है। At a higher concentration of sulfur dioxide, majority of the flowers buds become stiff and hard। कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट इतना है कि फूल के बड्स स्टिफ हो सकते हैं और हार्ड हो सकते हैं और अपने आप ही नीचे गिर सकते हैं, तो जिसका मतलब है कि पेड़ पौधे फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पोल्यूटेंट्स का शिकार हैं। हमारे पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, कुछ पार्ट्स उनमें डैमेज हो चुका है और कुछ ही में हल्का सा ग्रीनरीज है। फूल फ्लावर अगर हैं तो अगर उनका प्रॉपर अपटेक नहीं हो पा रहा है वाटर का, क्योंकि इस तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इसके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसका न्यूट्रिएंट्स को मिल नहीं पाता है। तो पेड़ पौधों की इस तरीके की हालत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं। इस प्रकार के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर हाई लेवल पे हों, तो कोल बर्निंग पावर प्लांट से हों, इंडस्ट्रियल यूनिट से हों, कार के ट्रक से हों, कार और ट्रक के एग्जॉस्ट से हों, तो
पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके बाद हम बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर पर किस प्रकार से एयर पॉल्यूटेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है? हम जानते हैं कि अपर लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर कही जाती है, जिस पर ओज़ोन की अमाउंट है और इसको ओज़ोनोस्फीयर भी हम कहते हैं। और जो अ, ऊपर से सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसको हमसे हमें हमारे पास आने को रोकती है। और इस लेयर का जो लगभग एरिया है वो 60 किलोमीटर है, जो कि अर्थ की सरफेस से ऊपर है। तो 60 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डेंसिटी रहती है। एंड ख़ास तौर पे 60 किलोमीटर जो ज़ोन है वहाँ पर है तो सही, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो 20 टू 25 किलोमीटर है। यानी 20 से 25 किलोमीटर तक का जो रीजन है अपर स्फीयर में ओज़ोन का है। और सिर्फ़ इस लेयर में ओज़ोन ही रह नहीं रहती, लेकिन इसके साथ-साथ अधिक कुछ और एटमॉस्फेरिक गैसेस भी रहती हैं। इतने डेंस जो ओज़ोन लेयर है, इस ओज़ोन लेयर की जो डेंसिटी है वो लगभग कितनी होगी? 1 ओज़ोन मॉलिक्यूल इन 1 लाख गैस मॉलिक्यूल्स। बहुत कम पार्ट ओज़ोन मॉलिक्यूल का है, लेकिन ये लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पर आने के लिए प्रोटेक्ट करती है। Therefore, even small changes in the ozone concentration can produce dramatic effect on life on Earth. The total amount of ozone in a column of air from the Earth's surface up to an altitude of 50 kilometers is total column zone. अगर हम इसको रिकॉर्ड करना चाहें तो इसको डॉब्सन यूनिट से रिकॉर्ड करते हैं। A measure of the thickness of ozone layer by an equivalent layer of pure ozone gas at normal temperature and pressure at sea level। तो डॉप्सन यूनिट से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब है 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ प्योर ओजोन दैट ओजोन गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एट सी लेवल। तो इसकी यूनिट का कन्वर्जन हम अगर हम एम में करें तो 100 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 mm। We can say that how this impact of sun rays get converted and protected by the ozone layer किस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे पास पिक्चुअल प्रेजेंटेशन है। ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विद 3 एटम्स। ओजोन का इंट्रोडक्शन हम देखें तो 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहते हैं। और इट इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली फ्रॉम द फोटो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर। ये स्वतः बनने वाली प्रक्रियाएँ हैं। इसमें सूरज की किरणें ओज़ोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और O2 O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओडो ओज़ोन thus formed is constantly broken down by natural occurring processes that maintains its balance in the ozone layer। तो ओज़ोन घटता बढ़ता रहता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। In the absence of pollutant, that creation and breakdown of ozone are purely governed by the natural force, but the presence of certain pollutants can accelerate the breakdown of ozone। अगर हम ओजोन के टूटने की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से जो भी गैस का इमिशन हो रहा है वो ओजोन को और डिप्लीट कर सकता है। It was known earlier that ozone shows fluctuation in its concentration which may be accompanied sometimes with a little zone depletion। 1985 की बात है, लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन ओजोन का ऑब्जर्व किया गया था। तो इसको बोला गया कि ओजोन में होल हो गया, तो उसको ओजोन होल बोला गया। और उस वर्ष से 1985 से ओजोन होल लाइमलाइट में आया, जब कुछ ब्रिटिश रिसर्चर ने कुछ ओजोन लेयर के ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो जैसे ही ये पता चला कि उसमें ओजोन लेयर में होल है, तो ये बात सामने आई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, वो ख़ास तौर पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सीएफसी जिनको बोलते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल, नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, हार्मलेस टू हैंडल। दिस मेक्स देम आइडल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक एरोसोल्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये रिस्पॉन्सिबल तो हैं, इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल है। मैनी केन्स विच के फोम्स एंड स्प्रेज यूज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। परफ्यूम्स में सीएफसी यूज़ होता है, रूम फ्रेशनर में सीएफसी यूज़ होता है। और साथ-साथ में और इट आल्सो यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ फोम्स, जो कि मैट्रेसेस में यूज़ होता है, कुशन्स में यूज़ होता है। डिस्पोजेबल स्टायरोफोम्स कप्स में, ग्लासेस में, पैकिंग मटेरियल्स में, जो कि इंसुलेशन और कोल्ड स्टोरेज के लिए काम आता है, सीएफसी यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से जो इनकी स्टेबिलिटी है
atmosphere. However, their stability also gives them a long lifespan in the atmosphere. Halogens are similar in the structure to the CFCs but contains bromine atoms instead of chlorine. तो दे आर मोर डेंजरस टू ओजोन लेयर देन CFCs. तो हेलोन्स और CFC जो हैं इसमें क्लोरीन ब्रोमीन होने की वजह से ये ओजोन के लेयर को डिप्लीट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. और हेलोन्स जो हैं दे आर यूज्ड इन फॉर द फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स and they do not pose the harm to people and equipment exposed to them during the firefighting. But these CFC molecule always just broke down the ozone into the oxygen and nascent oxygen, as well as that nascent oxygen further combines with the chlorine and the ozone depletion undergo through a cycle process. So पहली स्टेप में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट क्लोरीन जो एटम है वो CFCs मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं. CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तोड़ेगा, क्लोरीन निकलेगा. क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्शन करती है. फ्री क्लोरीन एटम्स हिट्स द ओजोन मॉलिक्यूल. क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ओजोन में से ऑक्सीजन को निकालती है और फ्री ऑक्सीजन एटम जो है hits the chlorine monoxide molecule and the result is another free chlorine atom. फाइनली तो जो फ्री क्लोरीन है वो फिर से ओजोन को एटमॉस्फेयर में डिप्लीट करते रहता है. तो एक साइकिल चलती रहती है. यानी एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का जो कहीं से भी आ सकता है, खास तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं CFC मॉलिक्यूल से आ रहा है, तो पूरे ओजोन के लेयर को तब तक डिप्लीट करता है जब तक उसमें फ्री क्लोरीन मिलते रहे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन which deplete the ozone layer time by time. This is not a natural process. This is simply such process which are man made. और इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओजोन गैस है उसको ये डिप्लीट करते रहता है. और साथ साथ में इसका जो इम्पैक्ट है वो साउथ पोल और ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन अंटार्कटिक और एटमॉस्फेयर, तो ये उस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ओजोन होल. द प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल मेक्स द ClO बॉन्डिंग ईजियर. द ओजोन लेयर ओवर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ द साउथ अमेरिका इज ऑल्सो डिप्लीटेड. इसको ध्यान रखने के लिए कि इस ओजोन होल का प्रोटेक्शन किया जाए या ओजोन का प्रोटेक्शन किया जाए, ओजोन होल को न बनने दिया जाए, मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ था 1992 में, जिसका उद्देश्य था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उसके कंजप्शन को कंट्रोल किया जाए, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए. इसी दिन इस प्रकार की जो बातें आई कि इसके सब्सटेंस को रोका जाए, इसी वजह से 16 सितंबर ऑफ एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओजोन डे. ओजोन को की डिप्लीशन को रोकने के लिए, इसके होल को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल में जो बात आई थी उस बात को 16 सितंबर को सामने लेके आया गया. तो इसलिए 16 सितंबर एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड्स वर्ल्ड ओजोन डे. नाउ ओजोन डिप्लीशन व्हाट डज इट डू, क्या करता है ये हमने पहले से बताया कि ये अगर हम ह्यूमंस में अल्ट्रावायलेट रेज अगर आ जाती हैं तो सनबर्न होगा, कैटरेक्ट होगा, एजिंग ऑफ स्किन होगी, स्किन कैंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, मीजल्स, चिकन पॉक्स और रेसिस एंड पैरासिटिक डिजीज होगी सच एज मलेरिया विच इंट्रोड्यूस थ्रू द स्किन. ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्शन देता है और उस प्रोटेक्शन अगर वो प्रोटेक्शन ना हो इतनी सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती है. फूड प्रोडक्शन में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इम्पैक्ट करता है. प्लांट की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है कैप्चरिंग लाइट की, उस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में इसको रिड्यूस कर देता है. रिड्यूस करेगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट उस प्लांट में नहीं पहुंचेंगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी. लेग्यूमस और कैबेज में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं. प्लांट्स एनिमल प्लांट जो फाइटोप्लैंक्टन्स जिसको हम कहते हैं वो डैमेज होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिसमें जू प्लैंक्टन्स आते हैं जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं. ब्रीडिंग पीरियड इज शॉर्टन बाय द चेंज इन रेडिएशन. तो रेडिएशन होने से इनकी प्रोडक्शन में चेंजेस आता है. और द प्लैंक्टन्स फॉर्म द बेसिस ऑफ मैरीन फूड चेन. चेंज इन देयर नंबर एंड स्पीसीज कंपोजिशन इन्फ्लुएंसेस फिश एंड शेलफिश प्रोडक्शन. मटेरियल की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज करता है पेंट्स को, फैब्रिक्स को, जो कि इनको फेड कर देता है. इस प्रकार के कुछ अगर
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं रोकी गई, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं और अल्ट्रावायलेट रोकने के लिए सबसे ज़्यादा है ओज़ोन और ओज़ोन की डिप्लीशन अगर हो गई, तो इस प्रकार की समस्याएँ हमारे जीवन में लगातार देखने को मिलती रहेंगी। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है पॉल्यूशन से। जो पॉल्यूशन से चेंज होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो कि कंसंट्रेशन अगर कुछ खास गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर बढ़ जाती है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए और observation of the earth have shown beyond doubt that atmospheric constituents such as वाटर वेपर सबसे ज़्यादा इसमें वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट ट्रैप हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन नियर द अर्थ सरफेस तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इस प्रकार का जो फिनोमिनन है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि कुछ सोलर रेडिएशन हमारी धरती पर आती हैं और धरती पर आने के बाद कुछ तो धरती से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं अर्थ से और एटमॉस्फेयर से कुछ रेडिएशन जो होती है एब्जॉर्ब करता है अर्थ को और अर्थ की सरफेस को वार्म करता है अर्थ के सरफेस को वार्म करने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन को इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन इज इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस ये इमिशन होता है इंफ्रारेड रेडिएशन से लेकिन अर्थ के बाहर एक ऐसा एनवलप है जो एक खास तौर पे इन्वायरमेंट में होने वाले जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं उनसे बनता है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं खास तौर पे ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि ये जो एनवलप है इसको बाहर नहीं जाने देता और जो अंदर ट्रैप हो जाता है तो इसकी वजह से इस एरिया की अर्थ की खास तौर पर इसमें अ, अर्थ की गर्मी को बढ़ा देता है सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस passes through the atmosphere some is absorbed and emitted in all directions by greenhouse gas molecules the effect of this is to warm the earth's surface and to lower the temperature कुल मिला के अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा जिस गैसेस की वजह से होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, उसमें वाटर वेपर भी आती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो हैं हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिस प्रकार की प्रक्रिया ग्रीन हाउस में होती है उसी प्रकार की प्रक्रिया अर्थ में भी होती है। ये फिनोमेनन ग्रीन हाउस की तरह ही काम करता है। द glass in a greenhouse allows the solar radiation to enter which is absorbed by the objects inside. तो पॉल्यूशन की वजह से एयर पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाती है, अर्थ का वार्म होना बदल जाता है। अगर ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा? सब चीज़ें बदल जाएँगी। दीज़ ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो जो ग्लास से बदल जाता नहीं है। द हीट इज़ देयरफॉर ट्रैप्ड इन द ग्रीन हाउस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनसाइड द इंश्योरिंग द लग्ज़रिएंट ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट होंगे? विद अ वार्मर अर्थ गर्म होगी धरती पोलर आइस जो है कैप्स जो है वो मेल्ट करेंगे तो ओशियन का लेवल बढ़ेगा फ्लडिंग बढ़ जाएगी कोस्टल एरियाज में कुछ ऐसी कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश है मालदीव्स हैं दिस वुड बी कैटास्ट्रोफिक अगर सी लेवल 3 मीटर भी बन जाता है तो मालदीव की कंडीशन ये है कि दैट इट विल डिसअपियर कंप्लीटली बीनीथ द वेव्स मालदीव्स डूब जाएगा द राइज इन टेम्परेचर विल ब्रिंग अबाउट द फॉल in agriculture products produce changes in the distribution of solar energy can bring about changes in habitats जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड्स हैं दैट विल सफर सीवियर ड्रॉट्स व्हाइल रेन्स विल फॉल ऑन इन लोकेशन दैट वंस वेयर वंस डेजर्ट्स पूरी चीज़ें बदल जाएंगी अगर इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही थी दिस कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्पीसीज ऑफ नेचुरल प्लांट्स एग्रीकल्चरल क्रॉप इंसेक्ट्स लाइव स्टॉक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन्स में क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इसके ज़्यादा बुरे परिणाम हो सकते हैं क्योंकि वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मीथेन आर ट्रैप्ड बीनीथ द फ्रोजन सॉइल ऑफ अलास्का मीथेन जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस के लिए अलास्का की जो सॉइल है उसमें वो ट्रैप्ड है जहाँ पर जो
परमाफ्रॉस्ट है वो मेल्ट करेगा तो मीथेन गैस रिलीज होगी और जो फिर से ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करेगी। कुल मिला के ये चीज़ें एक दूसरे को हार्मफुल टेंडेंसीज में लेके आ रही हैं और इसलिए एयर पोल्यूशन कम करने की ज़रूरत है। कैसे कम किया जाए? पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय टू फंडामेंटल अप्रोचेस, या तो प्रिवेंटिव टेक्निक्स यूज किए जाए या इफ्लुएंट कंट्रोल किया जाए। वन ऑफ द इफेक्टिव मीन्स कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इज टू हैव प्रॉपर इक्विपमेंट इन प्लेस। जहां पर गैसेस का इमिशन हो रहा है उस जगह पर कुछ इक्विपमेंट यूज किए जाए। कुछ ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं जो फ्लू गैसेस जो स्क्रबर से पास किए जाएं, कलेक्शन रिकवरी सिस्टम जिसमें हो, जिसके कारण जो पोल्यूटेंट्स वो कलेक्ट कर लिए जाएं बिफोर दे एस्केप, इन्वायरमेंट में डालने से पहले ही उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, उनको कलेक्ट कर लिया जाए। यूज ऑफ ड्राई एंड वेट कलेक्टर्स, फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का यूज किया जाए। प्रोवाइडिंग ग्रेटर हाइट्स टू स्टे कैन हेल्प इन फैसिलिटिंग the discharge of pollutants as far away from the ground as possible. Industries should be located in place so that to minimize the effects of pollution after considering the topography and wind directions. Substitution of raw material that cause more pollution with those that cause less pollution that can be done. Air quality monitoring होती रहनी चाहिए. India does not presently have a well established system of monitoring air pollution. और ये लगभग 1960 से शुरू हुआ कि इसमें प्लान बने कि यस वी नीड टू मॉनिटर द एयर क्वालिटीज़। खास तौर पे उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर को मेज़र किया जाए। कुछ और चीज़ें गैसेस मेज़र की जा सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, तो लिमिटेड स्केल में इसको मॉनिटर किया जा सकता है क्योंकि और भी टॉक्सिक एजेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, बेंजीन है, ओज़ोन है और छोटे स्मॉल पार्टिकुलेट्स हैं, उनको भी मॉनिटर किया जाए। एज़ दे आर नॉट मॉनिटर एट ऑल, जिनकी इनके बारे में जानकारी कम है, इनको भी ध्यान दिया जाए। नीरी नागपुर द्वारा एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिसमें कि इस प्रकार की मॉनिटरिंग नेट हो, डेटाबेस बनाया जाए एम्बर क्वालिटी का इंडियन सिटीज़ में, तो उसको नीरी द्वारा बनाया गया। साथ-साथ में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनिशिएट उसने किया है एक प्रोग्राम जिसको एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम कहते हैं। 1985 से ये काम चल रहा है। तो कुछ एयर पॉल्यूशन के लिए जो लीगल एस्पेक्ट्स थे इंडिया में वो लाए गए। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो लेजिस्लेटेड इन 1981, दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पॉल्यूशन in areas notified under this act. No industrial pollution causing activity could come up without the permission of the concerned state pollution control board. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो है ही, लेकिन साथ साथ में जिस स्टेट में जो कोई फैक्ट्रीज लग रही हैं उसको एक पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेना होगा। बट दिस एक्ट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्ले प्रिकॉशनरी और ए कोरोसिव रोल। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्योंकि 81 में बना था, 86 में 84 में भोपाल ट्रेजेडी हो गई, तो उसके बाद एक नया प्रोग्राम बनाया गया जिसको ईपीए बोला गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया 1986 में। उसने लॉज तैयार किए गए। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कन्फर्ड इन्फोर्समेंट एजेंसी विद नेसेसरी प्यूनिटिव पावर्स टू रिस्ट्रिक्ट एनी एक्टिविटीज दैट कैन हार्म द एनवायरनमेंट। इसको रोका गया। रेगुलर व्हीकलर पोल्यूशन एंड कंट्रोल मॉनिटर व्हीकल एक्ट 1939 को अमेंड किया गया 1989 में। तो इसके साथ-साथ कुछ अदर चीज़ें इन्फोर्समेंट की गई। मास इमिशन नॉर्म्स हैज़ बीन फर्दर रिवाइज्ड फॉर 2000। कुछ तरीके इस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए और नए-नए एक्ट्स बनाए गए। एंड वी नीड a much more strengthening air quality management with continuous monitoring of air. If we are to have a better quality of air, this would also need an intelligent approach with strict pollution control laws, with strict air pollution control laws. Some of the suggestions for doing this includes putting a greater emphasis on pollution prevention rather than control, reducing the use of fossil fuels, improving the quality of vehicular fuels, increasing the use of renewable energy. ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने देखा है, 2019 का डेटा है जिसमें पीएम 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर का 2.5 एमएम का जो पार्टिकल है उसका जो एवरेज लेवल है
पूरे वर्ल्ड में हमने देखा एक स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टा ने एक डेटा दिया हमें, जिसमें गाजियाबाद जो है भारत का सबसे टॉप में है। 110.2 एवरेज लेवल है इसका। उसके बाद होटैन, गुंजरवाला, फैजला फैजलाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम। इंडिया हैज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज ऑन अर्थ। भारत में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो बाकी कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में पीएम 2.5 के पॉल्यूशन लेवल में टॉप में है। दिस इज़ अ अलार्मिंग कंडीशन फॉर इंडियन सिटीजन्स, एंड न्यू अदर policies and awareness programs are very much required to remove these kind of air pollutions. Ambient air quality standard India developed by CPBC, ये कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें कि एसपीएम इतना होना चाहिए, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, रेजिडेंशियल रूलर सेंसिटिविटी इतनी होनी चाहिए। ये कुछ इंडेक्स बनाया गया एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडिया में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो ये हमारा लेक्चर था जो कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, जस्ट just press the like button, share it and subscribe Gurukulam Jyoti channel. Thanks for watching.